गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर एक बार फिर से डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है अपवाह तंत्र एंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो इसके अंतर्गत भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक हिमालय का अपवाह तंत्र जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं, और सेकंड होता है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जिसका अध्ययन अभी चल रहा है। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को भी दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक अरब सागरीय अपवाह तंत्र कह सकते हैं, या हम कहें तो पूर्व से जल लाने वाली, पश्चिम की ओर जल लाने वाली नदियां, और दूसरा होता है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, या कह सकते हैं पश्चिम की ओर पूर्व की ओर जल लाने वाली नदियां, यानी पश्चिम से लाती हैं और कहाँ लाती हैं, पूर्व दिशा में, तो उसको बोल देते हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो आज हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, या कह सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर जल लाने वाली नदियां। तो मैंने हेडिंग लिखी है अपवाह तंत्र एंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। पहला था प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंतर्गत फर्स्ट पूर्व से पश्चिम की ओर जल ले जाने वाली नदियां, जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं। और आज की क्लास में मित्रों हम अध्ययन करेंगे पश्चिम से, कहाँ से, पश्चिम से कौन सी दिशा में, पूर्व की ओर जल, पश्चिम से पूर्व की ओर जल लाने वाली नदियां। तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जल लाने वाली नदियां, जिनका हम अभी अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन सी नदियां आती हैं मित्रों। सबसे जो पहली नदी है, फर्स्ट नंबर पे ए जिसको हम कह सकते हैं, वो है स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी है, स्वर्ण रेखा नदी। ये स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम मैं मानचित्र बना देता हूं, और जिसके अंतर्गत आप इनको मेंशन करते चलेंगे। आप भी अगर कोशिश हो सके तो साथ साथ मानचित्र बनाओ, अगर आप फेयर रफ लेके बैठे हो तो। और मैं तो यही कहूँगा कि जब जब ज्योग्राफी की क्लास हो, और किसी के में लेके बैठो चाहे ना बैठो, लेकिन ज्योग्राफी की क्लास में तो अमूमन आप लेकर के ही बैठा करो, ताकि सारी चीज़ आपको मैप से अच्छे से समझ में आ सके। तो मित्रों, अभी हमारी नदी है फर्स्ट नदी स्वर्ण रेखा नदी। इस नदी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है रांची के पठार से, रांची का पठार। अब मित्रों, रांची का पठार है कहाँ पे, तो रांची का पठार है झारखंड में। और ये कहाँ पे वैसे, तो हम कहें तो छोटा नागपुर का पठार, नागपुर का पठार। ये छोटे नागपुर के पठार का ही भाग है, कौन सा, रांची का पठार। यानी छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में बांटते हैं। उसके उत्तरी भाग को हजारीबाग का पठार, और दक्षिणी भाग को बोलते हैं रांची का पठार। तो किसका पार्ट हुआ, छोटे नागपुर के पठार का भाग हुआ। तो ये हो गया मित्रों झारखंड, या मैं कह सकता हूं यहाँ पे कौन सा पठार, रांची का पठार, रांची का पठार। और रांची का पठार कहाँ पर है, तो झारखंड में। इस रांची के पठार से उद्गम होता है, और यहाँ से उद्गम होने के बाद पश्चिम बंगाल और स्वर्ण रेखा नदी कहाँ जाकर के मिल जाती है मित्रों, तो स्वर्ण रेखा नदी नदमुख या एस्चुरीज का निर्माण करते हुए कहाँ चली जाती है, इधर ये चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है कौन सी नदी, तो स्वर्ण रेखा नदी। इसका देखो उद्गम मैंने बता दिया, रांची के पठार से उद्गम होता है, जो छोटा नागपुर के पठार का पार्ट है, और समाप्त कहाँ जाके होती है, तो मित्रों ये समाप्त हो जाती है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जाके समाप्त होती है। और इस नदी किसका निर्माण करती है, तो नदमुख। नदमुख को दूसरा क्या कहते हैं, नदमुख कहें, या इसको अपन बोल देते हैं इंग्लिश में एस्चुरीज। एस्चुरीज का निर्माण किसका निर्माण करती है, तो एस्चुरीज का निर्माण करते हुए किस में जाके मिल जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा नदी। इसके अलावा आपको याद रखना है
कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर, ये जमशेदपुर जो शहर है, शहर बसा हुआ है। मित्रों, जमशेदपुर का नाम आपने सुना होगा। भारत में सबसे पहले लोहा इस्पात संयंत्र टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में लगाई गई थी। तो वही जमशेदपुर है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। इस पर लोहे का पहला कारखाना लगाया गया था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से। तो ये जमशेद जी के द्वारा बसाया गया जमशेदपुर शहर बसा हुआ है और किस नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा अपन को याद रखना है कि इसे स्वर्ण रेखा क्यों कहते हैं? तो इसमें सोने के कण पाए जाते हैं। कण होने के कारण इसे क्या कहते हैं? स्वर्ण रेखा नदी। तो मित्रों, इसे स्वर्ण रेखा, बस छोटी नदी है, इसके बारे में 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। स्वर्ण रेखा नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो सबसे पहले तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अपवाह तंत्र का भाग है। दूसरा पार्ट आपको याद रखना है कि पश्चिम से पूर्व की ओर यानी बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का पार्ट है। और स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो रांची के पठार से होता है। रांची का पठार कहाँ है? झारखंड में। ये रांची का पठार किसका भाग है? तो छोटे नागपुर के पठार का भाग है। सबसे ज़्यादा इसमें किसके भंडार मिलते हैं? तो मैं यही बता देता हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा मित्रों कोयले के भंडार मिलते हैं, इसलिए इसको रूहर घाटी कहते हैं। इसके समाप्त कहाँ होती है? तो बंगाल की खाड़ी में नदमुख एस्चुरीज का निर्माण करते हुए उसमें जाके मिल जाती है। और कौन सा शहर बसा हुआ है? तो जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा नदी। और इसमें सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है मित्रों, ये तो हो गई स्वर्ण रेखा नदी। अब सेकंड नंबर पे दूसरी नदी याद रखते हैं हम, और दूसरी नदी का नाम क्या है? तो दूसरी नदी पढ़ लेते हैं, चलो, महानदी। कौन सी नदी? महानदी। महानदी। अब मित्रों, महानदी सबसे पहले हम याद करेंगे उद्गम। तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महानदी का उद्गम होता है ये यहां से। यहां क्या है? तो इसका जो पार्ट है ये मैं लिख देता हूं यहां पे। इधर छत्तीसगढ़ का, तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग और पश्चिमी ओडिशा का पश्चिम भाग, मतलब दक्षिणी छत्तीसगढ़ और पश्चिमी उड़ीसा से निकलती है यहाँ से। और निकलने के बाद कहाँ चली जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी? तो महानदी। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ और पश्चिमी उड़ीसा। यहाँ पे एक पठार है जिसका नाम है दंडकरण्य का पठार। दंडकरण्य का पठार। इस दंडकरण्य के पठार से होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं उद्गम, तो दंडकरण्य का पठार। और मित्रों, दंडकरण्य का पठार है कहां पर? तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ और प्लस पश्चिमी उड़ीसा। ये दक्षिणी छत्तीसगढ़ और पश्चिमी उड़ीसा के भाग में स्थित है। कौन सा? दंडकरण्य का पठार। ये दंडकरण्य का पठार। इसके अलावा इस नदी ये कहाँ चले जाके समाप्त होती है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समाप्त। तो समाप्त कहाँ पे होती है? तो ये नदी डेल्टा बनाने के बाद में, कहाँ चली जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? तो कावेरी नदी। इसकी लंबाई अगर पूछे जाए तो लंबाई कितनी है? तो लंबाई याद रखनी है आपको। कावेरी नदी 815 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। कितने किलोमीटर? 815 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो कावेरी नदी है, सॉरी कावेरी नहीं, महानदी पे कई शहर बसे हुए हैं। जैसे एक तो पुरी है,
दूसरा कटक, और इसके अलावा नेक्स्ट है एक है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, तो ये भुवनेश्वर, कटक, पुरी, और ये तीनों जो शहर हैं किसके किनारे स्थित हैं? शहर बसे हुए हैं। तो ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो महानदी के किनारे पुरी, कटक और भुवनेश्वर शहर बसे हुए हैं। इसके अलावा इस महानदी पर एक बांध बना हुआ है, और जिसका बांध का नाम है हीराकुंड बांध। क्या नाम है मित्रों? हीराकुंड बांध। ये हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, ये हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो ये संभलपुर जिला है। संभलपुर जिला, संभलपुर जिला कहाँ पर है? तो ओडिशा में। तो ये उड़ीसा में एक जिला है जिसका नाम है क्या है? संभलपुर। इस संभलपुर जिले में स्थित है कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। ये हीराकुंड बांध है, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। कहाँ का? भारत का सबसे लंबा बांध है। तो कौन सा है? हीराकुंड बांध। ये हीराकुंड बांध में मैं लिख देता हूँ भारत का सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध है। इसके अलावा नेक्स्ट में इसको यहां से लिख रहा हूं, इसके पॉइंट है मित्रों। हीराकुंड सबसे लंबा है और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर, यानी लगभग 5 किलोमीटर के समथिंग लंबा है। और बात करें अगर हम चौड़ाई की, सॉरी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई है मित्रों 61 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई 61 मीटर ऊंचाई है। लंबाई इसकी 4.8 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर के समथिंग इसकी लंबाई है। कौन सी बांध की? हीराकुंड बांध, संभलपुर जिला उड़ीसा में, भारत का सबसे लंबा बांध है। इसके अलावा ये इसका जो विस्तार है, तो इसका विस्तार बाईं ओर एक डूंगरी है जिसका नाम है लक्ष्मी डूंगरी। लक्ष्मी डूंगरी से लेकर दाईं तरफ जिसका नाम है चांदला डूंगरी। चांदला डूंगरी तक, मतलब इधर बाईं ओर एक लक्ष्मी डूंगरी है और दाईं ओर चांदला डूंगरी। इन दोनों डूंगरियों के मध्य स्थित है कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध है। और इस हीराकुंड बांध से 347.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। किन किन बांधों से? तो हीराकुंड बांध से। तो ये आपको याद रखना था महानदी के संदर्भ में। एक बार मैं पुनः रिवीजन करवा देता हूँ महानदी का। तो मित्रों, महानदी जो दंडकारण्य के पठार से निकलती है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और पश्चिमी उड़ीसा से, इसे 815 किलोमीटर लंबाई है। डेल्टा बनाने के पश्चात बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। कटक, पुरी, भुवनेश्वर शहर इसके किनारे बसे हुए हैं और इस पर एक बांध बना हुआ है जो हीराकुंड बांध है। यह हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 4.8 किलोमीटर लंबाई है, लगभग 5 किलोमीटर के समथिंग है। और इसकी ऊंचाई 61 मीटर ऊंचा है। तो ये बांध है और इस बांध पे इसकी लक्ष्मी डूंगरी और चांदला डूंगरी के मध्य स्थित है। और यहाँ पे कितनी विद्युत का उत्पादन होता है? 347 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। तो कौन सी नदी से होता है? तो इसके अलावा वो होता है महानदी से होता है। इसके अलावा इस पे यहाँ पे विद्युत ग्रह हैं, एक तो है बरला और एक है चिपलिमा। ये दो विद्युत ग्रह हैं, विद्युत ग्रह बने हुए हैं। कौन सी नदी? ये बांध पर। तो ये बने हुए हैं मित्रों हीराकुंड बांध पर। तो ये हो गई हमारी दो नदियां, एक स्वर्ण रेखा नदी और दूसरी थी महानदी। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर पढ़ते हैं हम। आप हेडिंग लिखो गोदावरी नदी। कौन सी नंबर की नदी है? गोदावरी नदी।
मैं इसको मिटा देता हूँ। मैं समझता हूँ आपको याद हो गई होंगी। स्वर्ण रेखा नदी उद्गम रांची के पठार से होता है और कहाँ जाके मिलती है, एस्चुरीज का निर्माण करते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। और कौन सा शहर बसा हुआ है, तो मित्रों जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे है, स्वर्ण रेखा के नदी किनारे। जबकि महानदी के किनारे कौन सा शहर बसे हुए हैं, तो पुरी, कटक और भुवनेश्वर शहर। भुवनेश्वर किसके किनारे बसे हुए हैं, तो ये महानदी। और हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड महानदी पर। और कहाँ पर है, तो उड़ीसा में। और उड़ीसा में जिला कौन सा है, तो संबलपुर जिले में स्थित है। कौन सा बांध, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट आप नंबर लिखोगे, थर्ड नंबर पे जो नदी है उसका नाम है, थर्ड नंबर की जो नदी है उसका आप लिखो गोदावरी नदी। मित्रों गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गोदावरी नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र से। और गोदावरी नदी उद्गम मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ से होता है, ये महाराष्ट्र से, यहाँ से होता है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, बहने के बाद कहाँ चली जाती है ये, तो ये लास्ट में जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कौन कौन सी नदी, तो हम बात कर रहे हैं किस नदी के बारे में, तो गोदावरी नदी। ये यहाँ पे एक चोटी है जिसका नाम है तलसूबाई, ये तलसूबाई चोटी है। और कहाँ पर है ये, तो महाराष्ट्र में। तो इस महाराष्ट्र में तलसूबाई चोटी से उद्गम होता है महाराष्ट्र, इसके अलावा तेलंगाना और लास्ट में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इन तीनों राज्यों में बहती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहने के बाद कहाँ चली जाती है ये, तो मित्रों बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी, गोदावरी नदी। तो मैं लिख देता हूं यहां पे उद्गम। तो उद्गम बताइए, उद्गम कहां से होता है, तो तलसूबाई चोटी, तलसूबाई चोटी। और तलसूबाई चोटी कहां पर है, तो महाराष्ट्र में। इस महाराष्ट्र में कौन सी चोटी से होता है, तलसूबाई चोटी से उद्गम होता है। इसके अलावा इसकी लंबाई, तो बताओ मित्रों इसकी लंबाई कितनी है, अगर याद हो तो सबसे ज़्यादा लंबाई है इसकी 1465 किलोमीटर है। मैं कह सकता हूँ भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी, या मैं यहाँ पहले समाप्त लिख देता हूँ। तो समाप्त कहाँ होती है बताओ, तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। समाप्त बंगाल की खाड़ी में होती है। दूसरा पॉइंट है कि भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी, यानी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो गंगा है, और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है मित्रों, तो गोदावरी नदी है। यहां लिख देता हूं मैं कौन सी नदी है, गोदावरी। तो मैं लिख देता हूं भारत में बहने वाली कौन सी, दूसरी, कोष्टक में लिख देता हूं गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी। और कितने किलोमीटर में बह रही है, तो 1465 किलोमीटर में बहती है। कौन सी नदी, गोदावरी नदी। तो भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी। और कौन कौन से राज्यों में बहती है, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तीनों राज्यों में बहती है कौन सी नदी, गोदावरी नदी। इसके अलावा गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है, इस पर परियोजना है जिसका नाम है, पहले लिख देता हूं चलो, परियोजना। तो इसकी जो परियोजना है जिसका नाम है पोलावरम परियोजना, पोलावरम परियोजना। ये मित्रों पोलावरम परियोजना पे इस पे 80 मेगावाट की 12 इकाई लगाई गई है। टोटल 960 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है इस परियोजना से। ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आरएएस के एग्जाम में पूछा गया था कि पोलावरम परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आपको याद रखना है पोलावरम परियोजना
किस नदी पर स्थित है, सॉरी स्थित नहीं पूछा था, राज्य पूछा था कि पोलावरम परियोजना कौन से राज्य में स्थित है। ये आरएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पोलावरम परियोजना कहां पर है मित्रों, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में कौन सी परियोजना, पोलावरम परियोजना। और कितनी यहाँ पे 80 मेगावाट की 12 इकाई लगाई गई, 80 इकाई, टोटल कितना 960 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कौन सी परियोजना से, पोलावरम परियोजना से। इसके अलावा इसकी जो सहायक नदियाँ, तो सहायक नदियाँ, तो मित्रों इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे प्राणहिता, सिलेरू, घाटप्रभा, मालप्रभा, घाटप्रभा, मालप्रभा, प्राणहिता, सिलेरू, ये क्या है कि इसकी सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी की, तो गोदावरी नदी की। प्राणहिता, सिलेरू, घाटप्रभा, मालप्रभा और एक औरत, चलो वो इसकी नहीं है। तो ये इसके संदर्भ में याद रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट याद रखना है कि ये जो सिलेरू परियोजना है, सिलेरू नदी है, सिलेरू नदी, ये सिलेरू नदी कहां पर है, तो इस सिलेरू नदी पर एक परियोजना है। और सिलेरू नदी पर जो परियोजना है तो सिलेरू नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है बाली मेला परियोजना। और बाली मेला, ये जो बाली मेला परियोजना है सिलेरू नदी पर, कौन सी परियोजना है, तो बाली मेला परियोजना, परियोजना ये कौन सी नदी पर है, तो बाली मेला परियोजना, ये सिलेरू नदी पर एक बाली मेला परियोजना है। इसके अलावा प्राणहिता, सिलेरू, ये इसकी सहायक नदियां, ये दूसरी हैं, ये प्राणहिता, सिलेरू। इसके अलावा पैनगंगा, पैनगंगा, वैनगंगा और पैनगंगा, वैनगंगा, सिलेरू, प्राणहिता, ये इसकी परियोजना है, और सॉरी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी, पैनगंगा, पैनगंगा, वैनगंगा, प्राणहिता, सिलेरू, ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो गोदावरी नदी। और सिलेरू नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है, कौन सी परियोजना, तो बाली मेला परियोजना स्थापित है। इसके अलावा पोलावरम परियोजना कहां पर है, तो पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में है। और किस नदी पर स्थित है, तो ये है पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। इसके अलावा ये अपन को याद रखना था, इसके संदर्भ में एक और है इंद्रावती, अब याद आई, इंद्रावती। ये इंद्रावती जो परियोजना है, सॉरी नदी है, ये कर्ण, इंद्रावती जो नदी है, इंद्रावती नदी पर ये दंडकारण्य पठार से निकलती है। इंद्रावती नदी कौन से नदी से, यह दंडकारण्य पठार में बहती है, दंडकारण्य पठार में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। तो ये दंडकारण्य पठार में प्रवाहित होती है, कौन सी नदी, इंद्रावती नदी। तो ये अपन को याद रखना था गोदावरी नदी के संदर्भ में। गोदावरी नदी उद्गम तलसूबाई चोटी महाराष्ट्र से होता है, लंबाई इसकी 1465 किलोमीटर है, समाप्त बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। भारत में बहने वाली दूसरी गंगा के बाद सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तीनों राज्यों में प्रवाहित होती है। और इस पर परियोजना है जिसका नाम है पोलावरम परियोजना। ये 80 मेगावाट की है और 80 मेगावाट 12 इकाई हैं, तो ये टोटल 960 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। सहायक नदियाँ तो प्राणहिता, सिलेरू, पैनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती इसकी सहायक नदियाँ हैं। और सिलेरू नदी पर बाली मेला परियोजना स्थापित है। और इंदिरा नदी कहाँ बहती है, इंद्रावती, तो दंडकारण्य के पठार में होकर के प्रवाहित होती है। तो ये अपन को याद रखना था इसके संदर्भ में। और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो कल होगी। मैं समझता हूँ आपकी ये समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारी क्या है, पर डे हम वीडियो डालते हैं आपके लिए,
उसमें इंडियन ज्योग्राफी, इसके अलावा नेट, जेआरएफ या स्कूल कॉलेज लेक्चरर वाले के लिए उसके लिए अलग से एक टॉपिक डाला जाता है। वर्तमान में कार्टोग्राफी जो टॉपिक चल रहा है तो उसके लिए क्लास, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिए ताकि सबको लाभ मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।